नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोचेज ने एक बार फिर जमीन पर उतरने का ऐलान कर दिया है। आज सीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि 5 सितंबर को एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर वो उतरेंगे। जंतर जंतर मंतर पर पिछला आंदोलन बहुत बड़ा किया, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। एक मंत्री का इस्तीफा तक हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। अब सीजेपी का कहना है कि इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला जाएगा और कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि सरकार की तरफ से वादा खिलाफी की गई है। उनसे जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं किए गए। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरी तरफ राहुल गांधी एकदम जैन जी और जैन अल्फा के बीच अपनी पैठ तेजी से बना रहे हैं। राहुल गांधी के पुणे के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां इकट्ठा हुई और उन सब ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाया। आज इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र कुमार जी, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। नमस्कार। सर, किस तरह से देखा जाए इसे? सीजेपी के बच्चे कह रहे हैं दोबारा से सड़क पर उतरेंगे, सरकार वादा खिलाफी की है, इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेंगे। तो सीजेपी के इस ऐलान को किस तरह से देखा जाए? एक अजीब बात है कि जब मोदी सरकार ने जेपी नड्डा और हाँ। जितेंद्र सिंह को इस बात पे लगाया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ सुलह बैठक कर रही थी, मैंने तब भी कहा था कि जो भी सुलहनामा हुआ है उसकी कोई प्रति नहीं है, किसी हाँ। पे उसके साइन नहीं है। सरकार हाँ। ने जो वादे किए वो हवा हवाई थे और वो मनगढ़ंत थे और एक तरह से जबानी थे। अब चूंकि सबूत किसी के पास नहीं है और सबूत ना देकर पहले ही दिन ही जो भाजपा सरकार है उसने लोगों को बता दिया था कि हम इन वादों को पूरा करने वाले नहीं हैं और हम बच्चों को धोखा दे रहे हैं। मोदी सरकार को एक बड़ा भ्रम था कि ये आंदोलन जो है पहली बात तो शुरू नहीं होगा, शुरू होगा तो छुटपुट तरीके से खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने सोनम वांगचुक को विनोवर कर लिया, तो उन्हें ये था कि किसी तरह वो इन 3-4 जो लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि थे, इनको डरा धमका कर अपने साथ कर लेंगे और ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाँ। गलती ये हुई कि ये जंगल की आग थी। और मुझे हमेशा एक शेर याद आता है दुष्यंत कुमार का कि जी। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो ये जो चिंगारी जो कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में सुलगाई, उससे आप देखेंगे छोटे छोटे दिए पूरे हिंदुस्तान में जलने लगे हैं। बीजेपी शासित 9 राज्यों में अब तो कॉकरोच जनता पार्टी की जगह जन अल्फा जो है वो हाँ। मौके पर आ गई है। जैन छोटे अल्फा बच्चे एकदम। हैं, हम्म। तो छोटे जैन बच्चे अल्फा जो ने हैं धुआं उड़ा दिया है सर। वो तो पूरे बिल्कुल पूरे देश भर में अलग अलग स्कूलों में कहीं पंखा मांग रहे हैं, कहीं दीवारें छतें मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मिड डे मील में अब पानी नहीं चलेगा, अब आपको ठीक खाना खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बात कही। आप देखिए बच्चे झूठ नहीं बोलते। हम हम्म। बच्चों को मानते हैं कि बच्चा भगवान का रूप है और बच्चे को आप सिखा पढ़ा भी नहीं सकते। मैं एक छोटी सी बात आपको कानून की दुनिया की बताना चाहता हूं कि एक बच्चा था, उसको एक केस में बयान देना था। तो जब हाँ। बयान देना था तो कोर्ट के बाहर उसका बाप और उसका वकील बच्चे को कुछ समझा रहा था। तो जो हम्म। अपोजिट पार्टी का मुजरिमों का वकील था उसने बात देखी, तो उसने कहा ये तो मेरी पकड़ में आ गई। तो जब हाँ। उस बच्चे से क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ, तो वकील ने पूछा कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने और तुम्हारे जो ये वकील साहब हैं, इन्होंने तुम्हें बाहर कुछ सिखाया पढ़ाया? तो उसने कहा हम्म। हाँ जी, ये मुझे समझा रहे थे। तो बड़ा खुश हम्म। हुआ, बोला जज के सामने अब इनकी पोल खोल दूंगा। तो उसे हाँ। बड़े घमंड के साथ कहा अच्छा बच्चे ये बताओ कि ये तुम्हें क्या समझा रहे थे? तो उस बच्चे हाँ। ने कहा मेरे पापा और वकील साहब कह रहे थे कि बेटा तुम्हें सच सच बोलना है और सारी बात सच सच बता देनी। तो हाँ। वकील साहब का केस जो है धराशायी हो गया। मोदी हाँ। सरकार भी यही सोच रही थी कि बच्चे हैं, बहल जाएंगे, लेकिन ये हाँ। नहीं जानते कि बाल हट और राज हट, अगर इन दोनों के बीच में मुकाबला हो तो बाल हट हमेशा जीतेगा। क्योंकि बच्चा जो है उसकी जो मांग होती है वो बड़ी
जेन्युइन होती है, आपको भी लगेगी, मुझे भी लगेगी। भाई बच्चे कह रहे हैं हमारे क्लासरूम में पानी होना चाहिए, हमारे यहाँ शौचालय होना चाहिए, हमारे यहाँ फर्श होना चाहिए, हमारे ऊपर जो है पंखा होना चाहिए, हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, हमें किताब चाहिए, हमें खाने का सही खाना चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े कॉकरोच तो नहीं चाहिए। तो आप देखिए बच्चे की इन मांगों को भी सरकार ये समझ रही है, इन्हें किसी विदेशी ताकत ने या विरोधी दलों ने बहका दिया है, जबकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और सरकार को कल्याणकारी सरकार होने का दावा भरती है, उसको लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम को पहले ही समझकर ठीक करना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि सरकार अभी भी अपनी हठ धर्मी पे लगी हुई है। सर सरकार पे वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं सर, ये तो बड़ा आरोप है सरकार पर, किसी भी देश की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाना, इसे कैसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए मोदी सरकार तो हमेशा झूठ बोलने वाली और वादा खिलाफी करने वाली है। चुनाव आए थे तो उन्होंने कहा था काला धन आ जाएगा, सब लोगों को कहा था 15-15 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे। और आप देखिए उस जमाने में क्या कहा था कि जिस दाम पे चीनी मिल रही है इस दाम पे पेट्रोल मिलेगा। बाबा रामदेव यही तो कह रहे थे, 35-40 रुपए पे आपको पेट्रोल मिलेगा। आज पेट्रोल के दाम पे चीनी बिक रही है, 100 रुपए की चीनी मिलने जा रही है। तो आप ये समझिए सरकार को लगता है, और आपको याद होगा अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने टीवी पे कहा था कि ये जो है जुमले होते हैं और जुमलों का कोई मतलब नहीं होता, जुमले तो बोले जाते हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जुमलों वाली सरकार अगर अपने किए हुए वायदे को ही समझती है कि हम झूठ बोलकर लोगों को बहका लेंगे, तो ये वास्तव में इनके घोषणा पत्र भी सारे फर्जी होते हैं। जितने भी चुनावी घोषणा पत्र हैं जो वादे करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं इनकी हालत वही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सर पिछले काफी समय से सरकार के खिलाफ इस तरीके का कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन इस आंदोलन में ये सरकार झुकते हुए भी दिखाई दी और बैकफुट पर भी दिखाई दी। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या सरकार के सामने ये एक सच में बड़ा संकट खड़ा हो गया है जिससे निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा? देखिए आप लड़े उस आदमी से सकते हैं जो आपके सामने हो। हम्म। जो सामने आमने सामने की लड़ाई होती है उसमें बड़े माहिर हैं। ईडी लगा देते हैं कि भाई, ईडी वाले कहते हैं भाई एएम खानविलकर एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा बेहुदा फैसला हिंदुस्तान के इतिहास में दिया है जिसमें कहा है कि ईसीआईआर दर्ज किए बिना भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और वो ईसीआईआर जज भी नहीं मांग सकता और आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। तो उसमें इतनी ताकत इनको दे दी कि उस ताकत का इस्तेमाल करके किसी को भी डरा धमका कर अपने पाले में ले लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बच्चे हैं ना तो बिजनेस करते हैं, ना इनके पास कोई बैंक अकाउंट है, ना इनके पास कोई संपत्ति है, तो इनको धमकाने के लिए ना तो ये ईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सीबीआई का कर सकते हैं और ना पुलिस का कर सकते हैं। और जो ये जैन अल्फा है इसके खिलाफ तो आईपीसी भी नहीं लगती। तो सरकार बड़ी शशोपंज में है कि हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो हमारे किसी भी हथियार से घायल होने वाला नहीं है। तो सरकार जो है इस समय खुद डरी हुई है, बैकफुट पर है। और आप देखिए मोदी जी हुए या अमित शाह हुए या सरकार के मंत्री जनता के बीच में नहीं जाते, वो समझते हैं कि जनता आएगी और हमें पीटेगी। अब सरगई गौर जो कि हिंदुस्तान में यूएसए के जो एम्बेसडर हैं वो रोज ट्रम्प की तरह पोल खोलते हैं। उन्होंने कल बड़ी अजीब बात कही, बोले मैं घर आता हूँ तो मैं रात को टीवी चैनल खोल के बैठ जाता हूँ, उसमें 4-5 लोग होते हैं वो आपस में एक साथ बोलते रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता। बोले मुझे बड़ा मजा आता है। तो यानी वो मोदी मीडिया की इतनी पोल खुद ही खोल रहा है विदेशी आदमी, और वो समझ रहा है कि कैसी सरकार चल रही है, कैसे लोग हैं, कैसे जाहिल अनपढ़ लोगों की तरह सरकार और देश जा रहा है। तो वो रोज इनकी पोल खोल देते हैं। आपने सर, लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आप मोदी मीडिया कह रहे हैं। मैं हमेशा मोदी मीडिया कहता हूं क्योंकि ये मोदी जी के द्वारा संचालित होते हैं। गोदी मीडिया जो लोग कहते हैं वो थोड़ा मोदी जी से डरते हैं। मैं अकेला आदमी हूं हिंदुस्तान में जो 2014 से मोदी जी के आने से पहले मैं कहता था ये आदमी झूठा बेईमान मक्कार है। और मैं आपको नहीं, मैं लगातार रोज यही कहता हूं कि झूठा मक्कार आदमी है। पहले मैं अकेला कहता था, अब पूरा देश बोल रहा है। और ऐसे में मुझे वो शेर याद आता है जो आपको मजरूह सुल्तानपुरी का याद आएगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब पूरा बच्चा बच्चा कहता है इस तरह का चोर है। मैं तो खैर सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पता नहीं क्या क्या कहता है। सही बात है, लेकिन भाषा तो आपकी हमारी सबकी सर सभ्य होनी चाहिए, और सभ्य भाषा में अगर हम विरोध करें या विरोध जनता का सामने आए तो वो शायद किसी भी सरकार के लिए ज़्यादा परेशानी भरा होगा। सर एक चीज़ और बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह की छवि बड़ी
चाणक्य वाली और बड़ी मजबूत नेता की थी, वो पूरे संसद सत्र में नहीं दिखाई दिए। अभी भी कोई ऐसा बयान उनका सामने नहीं आता जिसमें इस आंदोलन को लेकर या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ सामने आए। इसके पीछे क्या रणनीति बीजेपी की नजर आती है? देखिए, आपको और बाकी लोगों को लगता है कि अमित शाह चाणक्य और बड़े बहादुर हैं। मैं आपको बताऊं, 2004-5 में अमित शाह का एक सुपारी 10 करोड़ की एक बदमाश गुट था जिसपे फिल्म भी बनी, उसने अमित शाह की दे दी। तो अमित शाह छिपकर दिल्ली में भोगल में 6 महीने छुपकर रहे थे और साहब सिंह वर्मा ने उनको पुरानी एम्बेसडर कार दे रखी थी और मैं तब उनसे 3 बार मिला। तो मैंने उसको देखा कि वो आदमी बड़ा डरा हुआ, मौत के डर से। तो मैंने उसको समझाया कि भाई मेरे जैसा आदमी, मैंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ शिकायत की, मैंने मुकदमा लड़ा, मैंने चीफ मिनिस्टरों के खिलाफ लड़ा, एमपीओ के खिलाफ लड़ा, सोनिया गांधी के खिलाफ मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन का केस डाला, उसकी सिटीजनशिप का केस डाला। मैंने डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उसने कहा आप जैसी हिम्मत कहाँ से लाऊं? तो मैं उसी दिन समझ गया ये आदमी कागजी शेर है, और कागजी शेर बनने के बाद आदमी अंदर से तो वही रहता है। तो अमित शाह जो है कभी भी किसी संकट का सामना नहीं कर सकते। मोदी से पहले मैं आपको कह सकता हूं, अगर भागने की नौबत आई तो अमित शाह पहला अपना हवाई जहाज में बैठेगा और भाग। एक तरफ सर जैन जी का आंदोलन चल रहा है, जैन अल्फा का चल रहा है, उधर से राहुल गांधी भी बहुत सक्रिय हो गए, वो देश भर में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनमें भी बड़ी संख्या में, बड़ी भारी संख्या में युवा और बच्चे आ रहे हैं। देखिए, आरएसएस ने लगातार एक कोशिश की कि राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध किया जाए, उनकी छवि को बनाया जाए, और उसमें कांग्रेसियों को भी बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेसी भी जो समझिए वो सिर्फ वो मजनू हैं जो दूध पीने वाले हैं, खून देने वाले नहीं। तो लेकिन राहुल गांधी को एक चीज की मैं बधाई देता हूं, या सोनिया गांधी को और प्रियंका वाड्रा को भी मैं बधाई देता हूं कि ये 3 ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार की सारी कुटिल चालों के बावजूद बिल्कुल झुके नहीं। ईडी का केस हुआ, इनके ऊपर जो है हाईकोर्ट में मुकदमा हुआ, राहुल गांधी पे कितने सारे मुकदमे हो गए, लेकिन उस आदमी ने नब्ज पहचान ली कि आरएसएस तो एक छाया मात्र है, इसके पीछे आरएसएस है, और आरएसएस की गर्दन पकड़ोगे तो जो है ये प्रेत मरेगा। और इसलिए राहुल गांधी की बात अब पूरा देश इसलिए मान रहा है क्योंकि अकेले राहुल गांधी थे, या अकेली कांग्रेस है जिसके बारे में आप कह सकते हैं जो मोदी या भाजपा या आरएसएस के साथ कभी उसने गठबंधन नहीं किया। नहीं तो विपक्ष के सारे जितने नेता हैं, चाहे आप उसमें ममता बनर्जी को देखें, शरद पवार को देखें, उद्धव ठाकरे को देखें, सब कभी ना कभी कांग्रेस के खिलाफ होकर बीजेपी के साथ रहे हैं। तो ऐसी हालत में जो उनका स्टैंड है और जो उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी है और जो अब उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आ गया, वो इनको बड़ा परेशान कर रहा है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि राहुल गांधी कल क्या करेंगे। और कल क्या करेंगे कि भाई वो पीएमओ के बाहर बैठ जाएंगे, या संसद भवन के बाहर बैठ जाएंगे, या पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन चले आएंगे। उससे उनको जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का लाभ है, उससे उनका करिश्मा डेवलप होता है, और जब नेता का करिश्मा डेवलप हो जाता है तो जनता उसकी दीवानी होती है। यानी आप ये मानते हैं सर कि राहुल गांधी के छवि में, उनके राजनीति करने के स्टाइल में भी कुछ बदलाव आया, और ऐसा बदलाव आया फिनोमिनल, जिसने सरकार को भी फिनोमिनल, चौंका दिया। लाजवाब। हम जब प्रदर्शन करते थे, हमारा मोर्चा था भारत मुक्ति मोर्चा, और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा अभी भी है, तो हमने 100 से ज्यादा प्रदर्शन किए। हमने उस समय प्रधानमंत्रियों के इतने पुतले फूके, इतने प्रदर्शन किए कि दिल्ली पुलिस भूल गई कि पुतले को, प्रधानमंत्री के पुतले को जब्त करना चाहिए। हम जाते थे, फूक आते थे। तो हम जब भी प्रदर्शन करते थे तो हमारा दफ्तर जो था वो था फिरोज शाह रोड पर, और हम जाकर सारे प्रदर्शन करते थे अशोक रोड पर, जो कि बूटा सिंह गृह मंत्री का घर था। तो एक दिन गृह मंत्री बूटा सिंह हमारे यहाँ आए और बोले जी आप मेरे यहाँ ही प्रदर्शन क्यों कर? तो हमने उनको एक बड़ा मजेदार जवाब दिया। मैंने इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम्हारा घर सबसे करीब है, 500 कदम पे तुम्हारा घर है, पहुंच जाते हैं। तो बूटा सिंह को इतनी अकल आई, बोला मैं अपना घर बदलूंगा, और उसके बाद वो लोधी कॉलोनी और लोधी स्टेट जाके रहने लगे। तो आप समझिए, सरकार को परेशान करने की एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो मैं मानता हूँ। हम हफ्ते में 2 प्रदर्शन करते थे, और अब जो कंसिस्टेंसी है, क्योंकि अखबार और मीडिया, उसको खबरों की भूख होती है। घोड़े को घास चाहिए और मीडिया को खबर चाहिए। जो देगा वो खबर आप रोक नहीं सकते, और वो खबर नहीं रुकेगी तो आप वास्तव में देश का ही भला करेंगे और नेता। लेकिन उस जमाने में तो सर आपके आंदोलनों को भी जगह मिल जाती थी, हमने भी कई बार आपका प्रदर्शन देखा, कवर किया। लेकिन अब तो मीडिया पूरा बदल गया है ना सर, अब तो मीडिया में कुछ ऐसी खबरें छपती ही नहीं है,
और विपक्ष के आप छोटे मोटे संगठनों की तो बात छोड़िए सर, अब तो विपक्ष की खबरों को भी एकदम दबाया जाता है। ये सब तो पहले नहीं होता था सर, पहले तो आपकी खबरें देख आसानी से छप जाती थी। देखिए, खबर कभी दबती नहीं। हाँ खबर जो है वो कहीं ना कहीं से पेट फाड़ कर बाहर निकल आती है, सच भी नहीं दबता। आप ये हाँ समझिए, सच जो है पेट फाड़ कर निकल आता है। ऐसी खबर खबर बनाने वाले में एक अकल होनी चाहिए। मैं आज भी आपको ये बात कह सकता हूं कि अगर जी मैं आज प्रदर्शन करूं तो वो प्रदर्शन हाँ पूरी दुनिया में छपेगा। हमने मिस सिगरेट का एक जो डालमिया ने एक सिगरेट बनाई थी, महिलाओं की सिगरेट, तो हमने उसके हाँ खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया। 10-10 फीट हाँ की सिगरेटें बनाई, बच्चों के हाथ में दी, और बच्चों का नारा था कि पापा की भी सिगरेट है, मम्मी की भी सिगरेट है, बच्चों की सिगरेट होनी चाहिए। तो हमारी फोटो इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसी दिन 30 मई को यूएनओ ने उसे एंटी टबैको डे माना। तो हमने तो नहीं कहा भाई टबैको डे बने। मेरे पास न्यूज वीक और टाइम मैगजीन ने उस समय उस फोटो के एवज में एक हजार डॉलर भेजे, और उसके वो जो चेक है वो आज भी मैंने एनकैश नहीं किया, मेरे पास अभी भी रख। तो आप अरे समझिए, वाह। खबर को कोई नहीं दबा सकता। हाँ, तो राहुल गांधी भी अब खबर बनाना सीख गए हैं। जिस तरीके के नए नए आइडिया वो लेकर आते हैं, तो अब मीडिया के लिए भी मजबूरी हो जाता है कभी कभी उसको कवर करना और पूरा कवर करना। मजबूरी है उनकी, नहीं तो उनको कोई देखेगा नहीं। अब आप देखिए, जो इनके प्रोग्राम आते हैं, जो प्राइम टाइम जिसे बोलते हैं, उसको कोई देखता ही नहीं। कभी आप देखेंगे 900 लोग देख रहे हैं, कभी 700 लोग देख रहे हैं। अंजना ओम कश्यप है, ये सारे टीआरपी के जो भूखे हैं। अब मोदी सरकार ने, आपको नहीं पता, पिछले 3 महीने से कर रखा है, टीआरपी नहीं दिखाई जाएगी। हाँ बिल्कुल। चैनलों को नहीं बताई जाएगी तुम्हारी टीआरपी क्या है, क्योंकि अगर टीआरपी का भेद खुल गया तो जो कंपनियां इन मोदी मीडिया को वो देती हैं एडवर्टाइजमेंट, देना बंद कर देंगी। सरकार को भी उनके एडवर्टाइजमेंट बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी रीच कम हो गई है। तो सरकार ने किया, टीआरपी का पब्लिकेशन नहीं होगा। हम्म। तो सर आज कल एक बयान में देख रहा था सर, लाइव इंडिया लाइव लॉ ने छापा हुआ है, जस्टिस पी वराले साहब का, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ में जितना पैसा खर्च हुआ उसका 0.1% भी अगर महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में लग जाता तो कई स्कूल ठीक हो जाते, 100-150 स्कूल ठीक हो जाते। तो सर इस तरीके के बयान क्या सरकारों की नींद जगाने के लिए काफ़ी है क्या? देखिए, ऐसा है, जब समाज बदलता है तो जो समाज को गलत दिशा देने वाले लोग हैं वो भी बदलते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजों ने कहा कि हम तो सोशल मीडिया देखते ही नहीं, आप हमारे बारे में कुछ भी कहते हो। सब फर्क सब पे पड़ता है। मेरा हमेशा एक मानना है, अगर आप किसी आदमी को बंद कमरे में भी दीवार के सामने गाली देना शुरू कर दो, तो वो गाली, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, उस तक पहुंच जाती है। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, पहले चुप रहते थे और वो समझते थे कि मोदी जी आए हैं तो हम उनके सामने अपना सर झुका के राग दरबारी गाएं। अब उनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी पैदा होनी शुरू हो गई है, और वो सच को सच बोलने लगे हैं। और आप ऐसे बयान ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। और जो मोदी जी की चमचाकरी करने वाले जज हैं, कोई भी हो, उसकी शक्ल अगर आप देख लें तो पब्लिक में जाके वो नमस्ते का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, लोग हंसते हैं। सर जो बीजेपी ने आंदोलन की बात कही है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या फिर से दिल्ली में कुछ माहौल बनाने की ये लोग कोशिश करेंगे? क्योंकि इस बार तो कोई धरने प्रदर्शन की बात नहीं है, लेकिन ये कहा है कि मार्च करेंगे, और मार्च का नेतृत्व नीट से जो बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार वाले और जो पुलिस बर्बरता के शिकार हैं वो लोग इसका नेतृत्व करेंगे, पूरे प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट का। तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, 5 सितंबर की सिग्निफिकेंस है। 5 सितंबर हर साल देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, और गुरु का सम्मान कैसा होना चाहिए उसके बारे में। 5 सितंबर को छात्रों को किससे पैदा किया? गुरु ने। वो विद्यार्थी हैं। तो विद्या के जो अर्थी हैं, जो विद्या जानना चाहते हैं, मोदी सरकार तो समझती है विद्यार्थी का मतलब है जो विद्या की अर्थी निकाल रहे हैं। सच में जो विद्यार्थी ये अर्थ जानना चाहते हैं, वो छात्र अगर 5 सितंबर को इंडिया गेट पर आते हैं तो कौन उन्हें रोक सकता है? और वो आएंगे तो खबर बनेगी, और खबर बनेगी तो वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय जाकर, उनकी मांग बड़ी जायज है कि पुलिस अब तक जो है उसका एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट काम करता है, उसकी पोल खोलेंगे। आप देखिए, अभी तक एफआईआर नहीं आई है। कौन सी एफआईआर है, कितने लोगों को भर्ती किया है, कितने लोगों को नामित किया है, कितने को अभियुक्त माना है, ये दिल्ली पुलिस नहीं बता रही। आपको मैं बता सकता हूं कि 5 सितंबर को ये जो आंदोलन होगा, ये आंदोलन पूरी दुनिया के लिए एक सबक होगा, और
दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया देखेगी। और राष्ट्रपति को भी उस दिन बोलना चाहिए, क्योंकि वो उस दिन एक नौटंकी सी करती हैं राष्ट्रपति भवन में कि श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार देंगी। तो उनको भी बोलना चाहिए कि शिक्षकों ने कैसे बच्चे बनाए हैं, कैसी शिक्षा नीति है। और अगर हमारी राष्ट्रपति, जो कि संविधान की सबसे बड़ी सर्वोच्च अधिकारी हैं, अगर वो चुप रहती हैं तो लोग उनके ऊपर भी उंगली उठाएंगे। कम से कम मैं तो उठाऊंगा कि ये औरत जानती नहीं कि समाज को और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना है। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि अब तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, वो कमेटी इस मामले में सारी जांच करेगी, सारे तथ्यों को देखेगी, उसके बाद आगे का फैसला लेगी। देखिए, कमेटियों पे ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। जब आप किसी चीज को टालना चाहें तो एक कहावत है, कमेटी बना दो, ठंडे बस्ते में डाल दो। कमेटी से न्याय नहीं मिलता। कमेटी की क्या हैसियत है? वो जो ट्रायल की हैसियत है, जो एफआईआर की हैसियत है, जो आप हम लोग जो पढ़ते हैं बीएनएस और बीएनएसएस, जिसे पहले आईपीसी और सीआरपीसी बोलते थे, उसमें सजा मिलती है। कमेटियां तो बनती रहती हैं, आपने हजारों कमेटियां देखी होंगी, और उसकी रिपोर्ट सरकार माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट को पहली बार मजबूर होकर अपने आप ये मानना पड़ा है कि देश में शिक्षा व्यवस्था में समस्या है, सरकार उस समस्या के लिए जिम्मेदार है। और आप देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी सरकार में चले जाइए, शिक्षा मंत्री की क्या हैसियत है? चपरासी के बराबर उस पद को नहीं माना जाता। सिर्फ उस पद में समझा जाता है ये विद्यालय का खाना पैसा खाएगा, प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाएगा, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, मैं मानता हूं कि वो अगर गंभीर है, तो उसे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनानी चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा मान सम्मान होगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो लोग देंगे। वरना आपने देखा होगा, संविधान एक देश एक संविधान एक चुनाव के नाम पर एक समिति बनी थी भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे, और उस रिपोर्ट को मैं बता सकता हूं कि जिस आदमी ने लिखी है उसने खुद नहीं पढ़ी। सर अंतिम सवाल मेरा कि क्या ये जो आंदोलन हो रहा है और अब जो सीजेपी ने कहा है, जिस तरीके से जैन अल्फा पूरे देश भर में दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि बच्चों का यह आंदोलन क्या देश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा? बिल्कुल लेके आएगा। हर आदमी परेशान है व्यवस्था से, बच्चे परेशान हैं, उनकी माँ परेशान है, उनकी बहन परेशान है, उनके पिता परेशान है, बुढ़े परेशान है। बच्चों ने तो आवाज दी और बच्चों ने दिशा दी है। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसको कहते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो होता है बाप का बाप होता है, क्योंकि बच्चे को डर होता है। आपने कहानी सुनी होगी, राजा नंगा है। सब कह रहे थे भाई राजा ने और वो जो शातिर किस्म के जुलाए थे, उन्होंने समझाया कि जो अपने बाप की संतान नहीं होगा उसे नहीं दिखेंगे कपड़े। तो सबको बात बता दी, तो कोई नहीं कहना चाहता था वो हराम का बेटा है। तो सबने कहा वाह वाह क्या बढ़िया कपड़े हैं, वाह क्या बढ़िया कपड़े हैं। लेकिन एक बच्चा जो अपने बाप के कंधे पे बैठा था, उसने अपने बाप को कहा, पिताजी ये राजा तो नंगा है। और सारी दुनिया ने कहा राजा नंगा है, और राजा नंगा की कहानी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बच्चे जो दिशा दे रहे हैं, आप समझिए बच्चे अपने भविष्य के लिए एक नई जमीन, नया आकाश और नई धरती पैदा कर रहे हैं। और इन बच्चों को मोदी सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि इसके सारे लोग बुढ़े हो गए हैं। 81 साल का है, 85 साल का है, 90 साल का है, ये सारे लोग बेकार हो गए हैं। इन्हें वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, राजकाज से दूर जाना चाहिए। देश को नई उमंग चाहिए, नया आकाश चाहिए, नए सिद्धांत चाहिए, नए वैज्ञानिक सोच की दुनिया चाहिए, और ये लोग नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।